ओके जी, तो अब हम लोग जब इसमें डायग्नोसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर की बात करते हैं या जब हम कॉस्ट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो बुनियादी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वो ये है कि हम एक फ़ॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ y इज़ इक्वल टू a प्लस bx जो कि एक लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन के नाम से इसको हम कहते हैं। तो व्हिच इज़ नथिंग एल्स बट अ लीनियर इक्वेशन। तो इसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, एक आपका ए है जिसे इंटरसेप्ट कहा जाता है। इस केस में हमारे लिए वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है और दूसरा है बी जो कि बीटा आमतौर पे ये स्लोप ऑफ द लाइन होता है, लेकिन यहाँ पे वो फिर वेरिएबल कॉस्ट की को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स आपके नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे जितने आप जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वाई आपकी आपकी होगी टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट को हम ब्रेकअप करके लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये आपका इस तरीके से हमारे पास एक जो है वो फॉर्मूला है। 2 तरीके हमने प्रीवियस क्लास में किए थे, स्कैटर ग्राफ और हाइलो मेथड। इसका अब देखें ये स्कैटर ग्राफ बिल्कुल मैनुअल है। इसके अंदर और कोई आप मैथमेटिकल कोई जो है वो फॉर्मूला या कोई ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं करते। लेकिन आप जो है वो सिर्फ़ स्कैटर ग्राफ के थ्रू जो है वो पेपर और एक स्केल आप जो है वो लेके उसको जो है वो करते हैं। हाइलो मेथड में थोड़ी हम जो है वो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है वो लीस्ट लीस्ट अब इनके अंदर फ़र्क सिर्फ़ ये है कि एक्यूरेसी का फ़र्क है। ये कम एक्यूरेट होगा, हाइलो मेथड कुछ बेहतर होगा और आपका आखिर में जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट मेथड होगा। तो अब हम थोड़ा समझ लें इस चीज़ को, देखें कि आपके पास डेटा है ये, ठीक है? दिस इज़ योर डेटा, दिस इज़ सिंपली योर डेटा। अब इस डेटा के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो रिग्रेशन लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी यही है। आपने अपने जो बुनियादी स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज़ हैं, उसके अंदर ये पढ़ा होगा कि हम जो है वो रिग्रेशन लाइन बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं। मेरे पास फ़र्ज़ करें ये मेरे पास ये एक्स है और ये मेरे पास y है। मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं जिनका नाम मैं रखता हूँ x और y। x को रिग्रेशन टर्मिनोलॉजी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो मेरे पास फ़र्ज़ करें x होंगे क्योंकि ये और ये जो मेरी टोटल कॉस्ट है ये मेरे पास y होगी। ठीक है जी? तो y कॉस्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है? तो अच्छा अब मैं क्या करूँगा मेरे पास और मुझे सिंपली जनवरी के मैं मंथ लूँगा। 5,600 लोग हैं और 7,900 कॉस्ट है। तो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें 5,600 इधर आ रहे हैं, तो मैं 5,600 और आपके 7,900 को यहाँ पे तो वाई एक्सिस पे ये 7,900 के बराबर होगी और एक्स एक्सिस पे ये 5,600 के बराबर होगी। ठीक है जी, 7,100 फिर मैं फ़रवरी के मंथ को ले रहा हूँ। फ़रवरी के मंथ में ले रहा हूँ 7,100 थोड़ी एक्स बढ़ रही है और फिर ऑब्वियसली थोड़ी जो है वो वाई भी बढ़ रही है। फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे आ रहा है। फ़र्ज़ करें, अब मैं आपको प्योरली हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, चीज़ों को आसान करने के लिए। वी डोंट हैव एनीथिंग कोई ग्राफ पेपर वगैरह में नहीं ले रहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि रिग्रेशन लाइन जो हम कहते हैं वो है क्या चीज़। ये हमने स्कैटर प्लॉट पे दूसरा मार्क किया। इस तरीके से मैं ये जितने भी मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं, मैं सबको मार्क कर दूँगा, ठीक है जी। ये फ़र्ज़ करें मेरे पास डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। ये अब जैसे-जैसे ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप ऐसा होगा कि जैसे कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स में इज़ाफ़ा होगा, तो कॉस्ट में भी इज़ाफ़ा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो जो हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको मैंने बताया था कि जब स्कैटर ग्राफ पे सॉरी हम जो जो हम पहला जो स्कैटर प्लॉट के थ्रू कर रहे थे, मैंने आपको बताया था क्या करें, इसका बहुत ही आसान तरीका है। इस पहले एक बिल्कुल ऐसी लाइन खींचे कि जो उसके इस तरफ से आउटर लाइन हो, यानी कि बिल्कुल उन सारों को और फिर एक दूसरी यहाँ से लाइन खींचे। 2 आपने बिल्कुल आउटर जो है वो इनको जो है वो समझ लें एक सैंडविच के तौर पे जो है वो उनको सैंडविच कर दिया। अब ये 2 जो पैरेलल लाइन है इनके बिल्कुल एग्ज़ैक्टली बीच में से एक लाइन निकालें स्ट्रेट। ये जो लाइन है ये आपकी स्कैटर प्लॉट और फिर अब आप बेशक इन लाइनों को जो आपने ये जो खींची थी, इन लाइनों को आप जो है वो हटा दें। ये जो लाइन आपकी आ रही है ये बेसिकली वो लाइन है कि जो आपको बता रही है कि ये आपका आपकी समझ लें इन डेटा के बीच में से गुज़र रही है। तो ये प्रिडिक्टिंग लाइन कहलाती है, ठीक है? ये जो हमने प्रीवियस आपको जो मैंने फ़र्ज़ करें ये जो स्कैटर प्लॉट के थ्रू जो हमने ये लाइन लगाई थी, ये मैन्युअल लगाई थी, ठीक है? ये वाली मैन्युअल थी। लेकिन अगर इसी को हम मैथमेटिकल मेथड के थ्रू करें, तो एक मेथड कहलाता है स्टैटिस्टिक्स में शायद आपने वो सुना हो, कहलाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर, ठीक है?
लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन या लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल तरीका है। हम क्या करते हैं कि जैसे मैं आपको, लेट मी जस्ट नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ये देखें। अब फर्ज करें ये हमने एक जो है वो, ये हमारे असल के डेटा पॉइंट्स थे, ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स थे। ये वाले आपके ये डेटा पॉइंट है आपका एक्चुअल, ये डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट है। ठीक है, ये सारे डेटा पॉइंट हमने जैसे प्लॉट किए, वहां पे बीच में से हमने लाइन, ये आपकी रिग्रेशन लाइन है। ये ऐसी रिग्रेशन लाइन है। अब देखें, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं x की ये वैल्यू लेता हूँ, x की ये वाली वैल्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअल डेटा ये है, एक्चुअल कॉस्ट इतनी होगी। लेकिन ये जो मैं फार्मूला कॉस्ट की इक्वेशन, ये जो रिग्रेशन लाइन इक्वेशन, वो ये बताएगी, क्योंकि ये इक्वेशन के बेसिस पे इसका तकरीबन हम एवरेज ले रहे हैं, तो ये बता रही है। तो ये वाली जो चीज, इतना जो अमाउंट है, ये एरर काउंट होता है। ये हमारा क्या होता है, दिस इज नोन एज एरर। जैसे ये यहाँ पे एरर इतनी है, ये वाली एरर इतनी है, यहाँ पे ये एरर इतनी है, ये वाली एरर इतनी, ये सारी एरर्स हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये ऐसी लाइन होती है कि जहां पे ये एरर टर्म जो है ना, ई सबसे मिनिमम हो। ठीक है, ये वो लाइन जो एवरेज लाइन बीच में निकलेगी, वो ऐसी एवरेज लाइन होगी कि इसके अंदर जो ये एरर टर्म होगा वो लीस्ट होगा, जो मिनिमम, जो सबसे कम एरर के तौर पे जो जो लाइन आएगी, दैट इज नोन एज रिग्रेशन लाइन। तो बेसिकली हम ऐसी लाइन को जो है वो स्केच कर रहे हैं कि जहां पे एक्चुअल पॉइंट और प्रिडिक्टेड पॉइंट, ये हमारी प्रिडिक्टेड है जो कि लाइन पे आ रही है, और ये हमारे एक्चुअल डेटा है। डेटा पॉइंट्स के बीच में जो एरर टर्म हो वो बिल्कुल कम से कम हो। ठीक है जी, फर्ज करें मैं आपको अब मिसाल के तौर पे, ये हम डेटा, कोई और डेटा ले रहे हैं, फर्ज करें इसी तरीके से ये डेटा है। इसके डेटा के अंदर हम एक लाइन ये भी बना सकते हैं ना, ऊपर से ले लें। ठीक है, और फर्ज करें दूसरी लाइन ये भी बन सकती, ये दोनों लाइनें इस डेटा के तकरीबन साथ साथ गुजरे, लेकिन जो सबसे बेहतरीन इस डेटा को रिप्रेजेंट करेगी वो कौन सी लाइन होगी? वो ये बीच वाली लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो एरर टर्म होगा एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में, वो कम से कम होगा। मैथमेटिकली आप इसको लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन कहते हैं। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं जो कि हमें जो है वो आपको करने पड़ेंगे। अब देखें, अच्छा, अब यहाँ तक कोई अगर सवाल है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। The least square regression method for estimating a linear relationship based on the equation for a straight line. ये straight line equation है, आपको हम पहले से ही, मैंने आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। y is equal to a plus bx। ठीक है जी। The least square regression method, unlike high-low method, uses all of the data to separate mixed cost into fixed and variable cost। अच्छा, अब इसकी रिग्रेशन लाइन की खुसूसियत ये है, देखें कि जब हमने जो जो हाईलो मेथड किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हाईलो मेथड में क्या था, हम हाईएस्ट पॉइंट ले रहे थे और लोएस्ट पॉइंट ले रहे थे। ठीक है जी, हम हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बेसिस पे, ये जो डेटा है इसके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बेसिस पे हम एक लाइन लगा रहे थे। तो बीच की जो डेटा थी वो हम अपनी मैथमेटिकल एनालिसिस में नहीं लेके आ रहे थे। लेकिन रिग्रेशन लाइन में क्या होता है कि इन सबको हम अकाउंट फॉर करते हैं, ये सारी डेटा हम जो है वो उस सारी को अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा जो बेहतरीन जो हमारी लाइन है वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है जी। तो अच्छा, फिर रिग्रेशन लाइन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है जी, ये जो बनती है, जस्ट वन, y is equal to a plus bx is fitted on to the data where a represents the total fixed cost and b represents the variable cost per unit of activity। तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशन है उसकी दो पैरामीटर्स होते हैं, एक a और दूसरा b। a से मुराद आपकी फिक्स फिक्स कॉस्ट है और b से मुराद आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये आपकी b को कैलकुलेट करने का तरीका ये है, आप देखें b का एक फार्मूला है, P is equal to what n is equal to number of observations। अगर 7 महीने की डेटा है तो 7, n is equal to 7, 70 महीने की डेटा है तो 70, so on। अच्छा जी, फिर सम ऑफ एक्स वाई, एक्स आपकी क्या है और वाई, एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स हमारे केस में क्या है, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स, और वाई हमारे केस में क्या है, टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, हम सम ऑफ एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लेंगे, माइनस कर देंगे सम ऑफ एक्स को, और प्रोडक्ट ले लेंगे सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई की, इस वजह से माइनस कर देंगे, और फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एंड सम ऑफ एक्स स्क्वायर की, ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। फिर ये ए की हमारी जो है वो
इस तरीके सम ऑफ y माइनस बी बीटा सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये आपके कुछ नंबर वर्किंग होगी, उस वर्किंग के बेसिस पे फिर हमें अल्फा और बीटा या हमारे ए और बी की वैल्यूज मिलेंगे। ए को मैथमेटिकली हम इंटरसेप्ट कहते हैं, ये वाई इंटरसेप्ट है। ये आपकी फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, ये आपके फिक्स कॉस्ट को, जैसे ये है तो ये यहाँ पे जब यूनिट जीरो है, यहाँ पे यूनिट जीरो है तो आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी ना, तो वो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो आपकी जीरो पे भी होती है, और जैसे यूनिट बढ़ते हैं तो वो स्ट्रेट सेम हो। तो ये आपकी एक फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और बीटा इस लाइन का स्लोप है, वो जिस जैसे एक एक यूनिट बढ़ता जाएगा तो वैसे आपकी जो है वो ये डेटा आपकी टोटल कॉस्ट में इजाफा होता चला जाएगा। अच्छा जी, अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। बेस्ड ऑन दिस आपके पास जो मैंने मंथ और इसकी डेटा जो आपको दी थी, आपको पता है कि मंथ मेरे पास जनवरी से लेके जुलाई तक है। ठीक है जी, तो एक्स मेरे पास क्या है, ये मेरी कॉस्ट है। सॉरी, एक्स मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं या एक्टिविटी लेवल। ये एग्जैक्टली जो आपको दी हुई थी, ये यहाँ पे मैंने जो है वो रिपीट की है। वाई आपकी एग्जैक्टली मैंने रिपीट की है। अब आप तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ेंगे और फिर उनके सम लेने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब एक आपका पहला कॉलम तो एक्स और वाई की प्रोडक्ट है, और दूसरा कॉलम आपका एक्स की का स्क्वायर है। तो आप एक्स और इसको 5 6 ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स, ये आपको ये मल्टीप्लाइड बाय ये इज इक्वल टू, ये आपको ये फिगर मिल जाएगी। इस तरीके से इसको करेंगे तो ये मिल जाएगी। ये सारी आप इस तरीके से एक्स और वाई की प्रोडक्ट है। एक्स को स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर ले लें तो आपको ये फिगर मिल जाएगी। इसका आप स्क्वायर कर दें तो आपको ये फिगर मिल जाएगी, एंड सो ऑन। ये आपने दो कॉलम्स एडिशनली कैलकुलेट कर लिए। अब इनका टोटल सम ले लें। ये आपका कहलाएगा सम ऑफ एक्स। क्या कहलाएगा? सम ऑफ एक्स। ये सम ऑफ एक्स आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, एन मेरे पास 7 है क्योंकि मेरे पास 7 महीने की डेटा है। ये क्या है? सम ऑफ वाई। दिस इज सम ऑफ वाई। ये मेरे पास सम ऑफ वाई आ गया। ठीक है जी। अच्छा, फिर मेरे पास ये क्या है? सम ऑफ एक्स। सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो एक आपको ये चीज आपको आपको ये देखें, ये वाली चीज है, ये सम ऑफ, ये x मल्टीप्लाइड बाय वाई इसका सम। तो x मल्टीप्लाइड बाय इसका सम आपके पास, ये आपका सम ऑफ एक्स वाई कहाँ पे? ये वाला सम ऑफ एक्स वाई आपको ये मिल गया। फिर ये है सम ऑफ, ये आपके पास है सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला, ये टर्म। तो एक्स स्क्वायर पहले ले लें, एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, इसका सम ले लिया, तो ये मेरे पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ गया। ठीक है जी। फिर सम ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो सम ऑफ एक्स मेरा कितना है? ये इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये वाला, ये ये टर्म मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो ये मेरे पास सम ऑफ एक्स करके इसका स्क्वायर ले लूँ, तो मैंने ये सम ऑफ एक्स करके स्क्वायर स्क्वायर भी ले लिया। तो ये सारे अब जो मेरे रिक्वायर्ड, ये भी सम ऑफ एक्स भी अब मेरे पास पड़ा है, सम ऑफ वाई भी पड़ा है। एवरीथिंग आई नीड फॉर कैलकुलेटिंग बीटा मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस इन वैल्यूज को इसके अंदर मैं जो है वो इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो मैं इंसर्ट करूंगा। बेस्ड ऑन दिस आई विल कैलकुलेट, बाकी कैलकुलेटर का काम है। तो आप देख लें कि आपका कितना हो रहा है। तो सोल्यूशन क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट कितने किसके बराबर होगी? फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट इक्वेशन आएगी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फिर पहले बीटा आपको मिलेगी। जब बीटा मिल जाए तो बीटा के बेसिस पे फिर अल्फा भी मालूम हो सकती है। कैसे? सम ऑफ वाई। सम ऑफ वाई आपका एग्जैक्टली लिखेंगे, सम ऑफ वाई आपके पास ये पड़ा है, माइनस कर देंगे बीटा, बीटा यहाँ से मिल जाएगी आपको। सम ऑफ एक्स आपका ये पड़ा है, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, एन इज इक्वल टू 7, तो आपको अल्फा भी मिल गई। वंस यू डू ऑल दिस कंप्यूटेशन एंड वर्किंग, योर रिजल्ट आर योर कॉस्ट फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो जनरेट होगा या जो आपका आप जो है वो अराइव करेंगे वो ये होगा। दिस इज योर 0.759, यानी कि ये आपकी आपकी a की वैल्यू है, ये वाली। वंस यू डू इट आपका हो जाएगा 0.759। इसको आप बेशक इसको कर दें अपना 0.759 है, तो इसको आप बेशक राउंड ऑफ करके 0.76 कर दें। और आपका ये जो, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा मैं आपको लेट मी डू इट अगेन। यहाँ पे ये जो a है मेरी, माय a हियर इज
3,430 30.94, ठीक है जी। ये मेरे पास आपकी जो है वो फिक्स कॉस्ट है, यानी कि एक ही वैल्यू है, और ये जो बाकी है ये मेरे पास 0.759 विच इज समवेयर अराउंड 0.76, ठीक है जी। ये मेरे पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट 0.759, ठीक है जी। दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट एंड माय फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 3430.94. This is my पर्टिकुलर जो वैल्यूज फॉर वाई ए एंड बी, ये आपकी जो है वो डेटा यहाँ पे इस तरीके से कॉस्ट होगा। तो दिस इज माय, अब आपका देखें हमने एक्चुअली व्हाट वी अराइव टू द सेम फार्मूला, जिससे कि हम स्कैटर प्लॉट के थ्रू आए थे, हाइलो मेथड के आए थे, और रिग्रेशन के थ्रू भी हमने उसी फार्मूले को जो है वो जाके एस्टिमेट किया है, ठीक है। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क प्लीज।